Hello, my all dears. It's Sir Suresh Kumar, lecturer biology at Government Boys Degree College, उमरकोट। बड़ा आगे हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पार्ट 2 एंजाइम जो है उसके फैक्टर के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे तीसरा फैक्टर जिसका नाम है एंजाइम कंसंट्रेशन और चौथा फैक्टर जिसका नाम है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो बड़ा सिंपल, दो जो फैक्टर है, एक था टेम्परेचर और एक था पीएच, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका लेक्चर अपलोड हो चुका है। उसमें आप दो जो हैं फैक्टर वो देख लें कि उनमें क्या क्या होता है एंजाइम का। आगे देखें बेटा, एंजाइम कंसंट्रेशन, अगर बेटा सिंपल है, एंजाइम जो है अगर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। व्हेन एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज देन रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज, बट एक कंडीशन है, वो इंक्रीज तब होगा जब सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा मौजूद होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, जब आप एंजाइम की तादाद को भी बढ़ाओगे। आज सिंपल मिसाल है बेटा, सिंपल, ये आपके सेल में दो एंजाइम है। अब इन दो एंजाइमों को, ये सारे सबस्ट्रेट हैं, ये समझो 20 सबस्ट्रेट है, मिसाल है, ये यूँ समझो 20 जो हैं अलग अलग ये मॉलिक्यूल हैं, ये प्रोटीन है या लिपिड हैं, इनको तोड़ना है इन दो एंजाइमों को। तो क्या होगा, ये दो एंजाइम तोड़ देंगे, पर दो एंजाइम थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेंगे, काम तो कर देंगे मगर टाइम ड्यूरेशन तो वो थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। जैसे मिसाल है, हम फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल है छोटा सा, ये एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को तोड़ने में 1 मिनट लगाएगा। तो अब एक अगर एंजाइम हो अपने पास हो, सबसे दो, तो कितना टाइम लगेगा इस एक एंजाइम को इन 20 सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने में, प्रोडक्ट में, ऑब्वियसली 20 मिनट लगेंगे। अब अगर आप एंजाइम को 2 कर देते हैं, अब कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेंगे बेटा, क्योंकि ये एक एंजाइम जो है उसकी अब हिस्से में कितने सबस्ट्रेट आ गए, 10 आ गए, आधा काम हो गया ना। अब 10 सबस्ट्रेट को ये तोड़ेगा एंजाइम और 10 सबस्ट्रेट को ये एंजाइम तोड़ेगा, तो पहले 20 मिनट लग रहा था टाइम, अभी 10 मिनट लगेगा। समझ आ रही बात। अब ऐसे आप एंजाइम को डबल कर देते हो, 4 कर देते हो, अब बेटा कितना टाइम लगेगा, अब 5 मिनट लगेंगे एग्जैक्टली। अब क्या होगा, जैसे देखें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर बढ़ी हुई है तो अब एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। वो थोड़ी टाइम में आपको वो चीज़ विद इन ए शॉर्ट टाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट 20 हैं, एंजाइम ही 20 कर दें तो 1 मिनट में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। सिंपल यही है, इसको हम कहते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन। तो मतलब एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट। सबसे जितने ज़्यादा होंगे एंजाइम की एक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, बढ़ती जाएगी। ऐसे एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज देन रिएक्शन आल्सो इंक्रीज। याद रखें, एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता माना जल्दी हो जाएगा रिएक्शन, पर एक हद तक। अब मिसाल है सबस्ट्रेट 20 हैं, अब एंजाइम को 40 कर दो तो 20 एंजाइम तो काम के ही नहीं है ना, तो रिएक्शन पे कोई असर नहीं होगा। एक लिमिट तक होता है रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज। जैसे मिसाल है, अगर सबस्ट्रेट और एंजाइम बराबर हैं तो बिल्कुल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, सिंपल वो कांस्टेंट हालत में फिर हो जाएगा। अगर मिसाल है शुरू में ये एंजाइम 1 था और सबसे 20 थे, तो यहाँ पे क्या था, सबसे कंसंट्रेशन हायर थी, एंजाइम कंसंट्रेशन कम थी। अब यहाँ पे अगर सबसे कंसंट्रेशन हायर है तो एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, मगर एक हद तक। कहां तक बेटा, तब तक जब तक ये एंजाइम सारों के साथ सबसे अटैच नहीं हो जाता। मिसाल है यहाँ पे 20 आपके एंजाइम है तो 20 सबसे अटैच जाएंगे, फिर रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, फिर 20 और सबसे आएंगे या भले 40 आ जाए, फिर तो रेट ऑफ रिएक्शन उस इक्विलिब्रियम में ही चलता रहेगा। ऐसे आगे एक फैक्टर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यह पता चल गया आगे, एक साथ ही ये टॉपिक है, दोनों लिखते। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो टाइम जो ड्यूरेशन है वो बढ़ती जाएगी। अगर एंजाइम कम है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती है, एंजाइम कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, अगर ये दोनों ही कंसंट्रेशन की बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा विद इन ए शॉर्ट पीरियड में या थोड़ी टाइम के अंदर। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सबस्ट्रेट,
पर एक हद तक। अब जैसे मिसाल है बेटा, अभी आपने सबसेट बढ़ा दिए, पहले सबसे 20 थे, अब आपने 20 और बना दिए फॉर एग्जाम्पल, और सबसे का सर आपने इंक्रीज कर दिए, तो क्या होगा, बिल्कुल एंजाइम का काम तो बढ़ जाएगा मगर एक हद तक। अब यहाँ पे जो सबसेट हैं वो खुद भी यहाँ पे एज ए इनहिबिटर को तौर पे भी रोल अदा करते हैं। जैसे मिसाल है बेटा, ये सबसेट, इसका नाम था ग्लाइकोजन, मिसाल इस ग्लाइकोजन को ये एंजाइम तोड़ेगा इनटू ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज बना, ग्लूकोज क्या है, प्रोडक्ट है। अब ग्लूकोज जा रहा है आपके खून के अंदर, खून में शुगर गई, शुगर लेवल लो थी, ये शुगर हो गई नॉर्मल, अब ग्लूकोज क्या हो गया है, नॉर्मल हो गया है। अब ग्लूकोज, अगर ये सबस्ट्रेट है ये और ग्लाइकोजन है, अगर इसको ये एंजाइम अगेन तोड़ेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज की लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और हमें ग्लूकोज लेवल बढ़ानी नहीं, एक हद तक रहनी है, एवरेज या नॉर्मल रेंज में रखनी है। अब क्या होगा, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सबसे बड़े या कम हो, अगर बॉडी को नीड ही नहीं है इस प्रोडक्ट की तो भले आप एंजाइम बढ़ा दो, भले आप सबसे बढ़ा दो, रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर सिचुएशन ऐसी आ गई है कि इस प्रोडक्ट की या इस ग्लूकोज की जरूरत नहीं है तो क्या होगा, भले आप सबसे बढ़ा दो, भले आप एंजाइम बढ़ा दो, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर रेट ऑफ रिएक्शन उसी स्पीड पे होगा जिस स्पीड पे बॉडी कराना चाहती है, सिंपल। अच्छा, ऐसे आगे एक और टॉपिक है बेटा जिसका नाम है एंजाइम इनहिबिशन। ये वो चीजें हैं जो कि ऑप्टिमम रेंज में होंगी तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, और अगर ये कम या ज़्यादा होंगी तो एंजाइम की एक्टिविटी में चेंजेस आएंगी। मगर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। उस चीज़ का नाम है एंजाइम इनहिबिशन। लफ्ज़ से ज़ाहिर हो रहा है, इनहिबिशन माना इनहिबिट करने वाला, एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करने वाला। इस प्रोसेस को कहते हैं इनहिबिशन। ये फीडबैक सिस्टम का पार्ट है आपका। अब ये इनहिबिशन जो है ना, इसके 3 टाइप है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब पहले पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को, बहुत ही बड़ा सिंपल है। अब ये आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में ये सेल है आपका, सिंपल। अब क्या था, इस सेल को जरूरत थी मिसाल अमीनो एसिड्स की, अमीनो एसिड की, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके सेल की जीन थी, उसने आरएनए बनाया, आरएनए ने मैसेज दिया राइबोसोम को, फिर राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया, उस प्रोटीन से एंजाइम बन गया, ये एंजाइम बन गया। अब ये एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को तोड़ेगा। कौन सी सबस्ट्रेट को, प्रोटीन को। मिसाल है बेटा, ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट का नाम है प्रोटीन। अब ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा, इस प्रोटीन को अंदर ले लिया। अब इस प्रोटीन को ये तोड़ देगा इन छोटे छोटे मॉलिक्यूलों में, और इन छोटे छोटे मॉलिक्यूलों को हम क्या कहेंगे बेटा, अमीनो एसिड। ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल इस सेल को जितने अमीनो एसिड की जरूरत थी उतने अमीनो एसिड बन चुके हैं। अब और ज्यादा ये जो प्रोडक्ट है, ये जो अमीनो एसिड है, इसकी जरूरत नहीं है, तो सेल क्या करेगा, इनहिबिशन यूज करेगा, इनहिबिटर का सहारा लेगा। इनहिबिटर क्या होते हैं, ये केमिकल कंपाउंड है, मॉलिक्यूल हैं जो एंजाइम को रोकते हैं, एंजाइम को रोकेंगे प्रोडक्ट को बनाने में। अगर वो प्रोडक्ट हद से ज़्यादा बढ़ गई है या उसकी अभी ज़रूरत नहीं है तो ये इनहिबिटर भी क्या होते हैं बेटा, ये प्रोटीन के ही मॉलिक्यूल होते हैं, ये आपका डीएनए खुद बनाता है। कैसे देखें, अभी इस एंजाइम को रोकना है क्योंकि अभी हमें अमीनो एसिड की ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा, अगेन आपका डीएनए आरएनए बनाएगा, वो आरएनए जाके मैसेज देगा राइबोसोम को, फिर बेटा ये सेल के अंदर राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, और इस प्रोटीन को हम कहेंगे इनहिबिटर प्रोटीन, याद रखें। फिर ये इनहिबिटर प्रोटीन आएगा आपके ये सेल में, ये एंजाइम है, और इस एंजाइम को यहाँ पे हम जूम कर रहे हैं, ये इनहिबिटर मॉलिक्यूल बना, फिर ये इनहिबिटर आ जाएगा और ये एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाएगा और एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा, एंजाइम को काम करने से रोकेगा। ऐसे आपकी जो प्रोडक्ट है वो नॉर्मल रेंज में होगी। ऐसे देखें आपकी शुगर लेवल, आपके अमीनो एसिड लेवल, आपकी बॉडी में फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनकी तादाद नॉर्मल रेंज में जो रहती है ना, वो नॉर्मल रेंज में रखने वाला इनहिबिटर ही होता है।
आपका डीएनए, आपका सेल जो है प्रोडक्ट को नॉर्मल रेंज में इनहिबिटर की मदद से रखता है। समझ आ रही बात? डीएनए कैसे काबू करता है एंजाइम को? इनहिबिटर की मदद से। इनहिबिटर भी बनाने वाला कौन ऑर्गेनेल होता है? राइबोसोम ही है। इनहिबिटर जो कुदरती तौर आपकी बॉडी में पाए जाते हैं ये मॉलिक्यूल बेटा, ये भी प्रोटीन के ही मॉलिक्यूल होते हैं जो एंजाइम को काबू करते हैं। जब एंजाइम को वो जरूरत नहीं है, जो एंजाइम वो प्रोडक्ट बना रहा है वो चीज़ नहीं बना रहा है, अगर एंजाइम काम करता रहेगा और हमें अमीनो एसिड या ग्लूकोज की जरूरत नहीं है तो क्या होगा? अमीनो एसिड लेवल, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी बॉडी में, बीपी वगैरह हाई हो जाएगी, मसले हो जाएंगे। इस चीज़ से रोकने के लिए नेचुरली तौर आपकी बॉडी में इनहिबिटर होता है। तो ये इनहिबिटर क्या है बेटा? फायदेमंद है। ये आपका नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का ऐसा है, माना आपकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। और ये इनहिबिटर जो होता है ना, ये रिवर्सेबल भी होता है। लाजमी नहीं है इनहिबिटर हमेशा के लिए अटैच हो एंजाइम की एक्टिव साइट पे। जब जरूरत तो नहीं है प्रोडक्ट की इस एंजाइम के काम करने की तो इनहिबिटर अटैच होगा। अब फिर से मिसाल आपकी बॉडी में अमीनो एसिड की जरूरत पड़ रही है तो फिर से ये इनहिबिटर हट जाएगा और एंजाइम की एक्टिव साइट फ्री हो जाएगी। ये फ्री हो गई, इनहिबिटर हट गया। अब यहाँ पे ये फिर से ये आपका सबस्ट्रेट है प्रोटीन, ये आएगा अटैच हो जाएगा और फिर से एक्टिव साइट पे एंजाइम इस सबस्ट्रेट के ऊपर, इस मॉलिक्यूल पे काम करना शुरू करेगा और फिर से प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगा। ये होता है आपका इनहिबिटर। अब इनहिबिटर जो होता है, जो एक्टिव साइट पे अटैच होता है, इस इनहिबिटर को कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब है वो इनहिबिटर जो कॉम्पिटिशन करे सबस्ट्रेट के साथ। ये जो इनहिबिटर होते हैं जो एक्टिव साइट पे अटैच होना चाहते हैं, ये कंपटीशन करते हैं सबस्ट्रेट के साथ। जैसे ये सबस्ट्रेट है सारे, इन सबस्ट्रेट के साथ ये एक इनहिबिटर मॉलिक्यूल है, ये कंपटीशन करेगा क्योंकि सबस्ट्रेट का और इस इनहिबिटर दोनों की मंजिल कौन है? दोनों की मंजिल क्या है? एक्टिव साइट है। सबस्ट्रेट भी चाहेगा कि मैं एक्टिव साइट पे अटैच हो जाऊं, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ये भी चाहेगा मैं भी एक्टिव साइट पे अटैच हो जाऊं। और एक्टिव साइट पे आपको पता है अटैच वही होगा जो एक्टिव साइट के ज्यादा करीब होगा। अब मिसाल है बेटा, ये इनहिबिटर अब एक्टिव साइट के ज्यादा करीब है तो कौन अटैच होगा? पहले ये इनहिबिटर अटैच होगा या ये सबस्ट्रेट अटैच होगा? जाहिर सी बात है ये इनहिबिटर अटैच जाएगा और एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा, फिर एंजाइम काम ही नहीं करेगा। एक्टिव साइट ब्लॉक हो गई ना, काम वो तब करेगा ना जब सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट के बीच में कोई रुकावट ना हो। यहाँ पे रुकावट आ गई है, तभी इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, माना कंपटीशन करने वाला सेम ही चीज पे। जैसे मिसाल है ना, आप टीचर बनना चाहते हो और टीचर की जॉब वैकेंसी एक है और आप टेस्ट में 5 बंदे हो, तो वो 5 बंदे क्या करें? कंपटीशन कर रहे हैं एक सोर्स को हासिल करने के, एक रिसोर्स को, एक सीट को हासिल करने के लिए। तो जब आप पांचों की मंजिल एक हो तो उसको क्या कहेंगे? आप कंपटीशन कर रहे हैं। मिसाल है आप 5 बंदे हो जिसमें से एक सीट टीचर की है, एक बनना चाहता है लेक्चरर, एक डॉक्टर बनना चाहता है, एक इंजीनियर, एक वकील बनना चाहता है। 5 अलग अलग पोस्टें, 5 बंदे हैं और बंदा एक है जो डॉक्टर बनना चाहता है, सीट भी एक है। कोई कंपटीशन हुआ? नहीं हुआ ना, इसको कंपटीशन नहीं कहेंगे हम, क्योंकि मंजिल जब एक हो, बंदे ज्यादा हो तो उसको कंपटीशन कहेंगे। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट की और इनहिबिटर की मंजिल एक है, वो है एक्टिव साइट, इस वजह से इसको कहते हैं इनहिबिटर को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को आप कम कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। वो कैसे? आप सबस्ट्रेट को बढ़ा दो, सबस्ट्रेट जब बढ़ जाएंगे, ऐसे सबस्ट्रेट आप बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? अब सबस्ट्रेट के चांसेस ज्यादा होंगे आपके एक्टिव साइट के साथ अटैच होने के एज कंपेयर टू इनहिबिटर के। जैसे मिसाल है यहाँ पे सबस्ट्रेट थे टोटल फॉर एग्जांपल 9 थे, इनहिबिटर 1 था, तो कितना % चांस है इनहिबिटर का अटैच होने के साथ एक्टिव साइट पे अटैच होने का? 10% चांस है सिंपल, 90% चांस है सबस्ट्रेट के। अब हमें इनहिबिटर के चांसेस को कम करना है तो कैसे कम करेंगे? सिंपल है, आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो। अब सबसे पहले 9 थे, अब 9 और बढ़ा दो, अब 18 हो गए, 19 हो गए। अब आप बताएं, रेशो निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो। अब इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का चांस पहले 10% अब कितना हो गया है? 5%। तो सबसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इनहिबिटर जो है कॉम्पिटिटिव, इसका अटैच होने के जो चांसेस है वो कम होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, सिंपल। तो ये था आपका टॉपिक। अब बेटा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हमने पढ़ लिए, ये चीजें वगैरह कंट्रोल करते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इसके और भी मिसाल हैं आपकी बॉडी में, नेचुरल जो है प्रोटीन वगैरह, इनके अलावा एक और होता है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वैक्सीन। ये वैक्सीन है, पेनिसिलिन है, एंटीबायोटिक जो हम खाते हैं, ये लेते हैं ना, ये भी इनहिबिटर मॉलिक्यूल हैं जो बॉडी में जाके आपके जो जरासीम होते हैं ना,
बैक्टीरिया हैं, फंगस है, प्रोटोजोआ है, वायरस हैं, इनमें भी एंजाइम होते हैं। उनकी एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर उनको ब्लॉक करते हैं ये एंटीबायोटिक वैक्सीन वगैरह, जो क्या करेंगी उनके एंजाइम को ब्लॉक कर देंगी। फिर ये एंजाइम जो है वायरस के, बैक्टीरिया के, एल्गी के, फंजी के वो काम नहीं कर पाएंगी। ऐसे उन जरासीम की ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। ये बैक्टीरिया जो भी आते हैं या जरासीम जो भी आते हैं ना आपकी बॉडी में, वो भी अपनी आबादी बढ़ाते हैं ना, एंजाइम की मदद से बढ़ाते हैं, उनमें भी एंजाइम होते हैं। अगर हम उन जरासीम की एंजाइम को ही ब्लॉक कर दें तो वो जरासीम किसी काम का नहीं होगा, वो जरासीम हमें कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो दवाइयाँ यही है, इनहिबिटर होती हैं सारी की सारी। क्लियर? अब आगे देखें। ऐसे इसके अलावा और भी इनहिबिटर की मिसाल है, पॉइजन, साइनाइड, एंटीबायोटिक। इसके अलावा जो पॉइजनस गैसेस होती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या जो सिगरेट में टार है, या निकोटीन है, कैफीन है, या इसके अलावा शराब है, विस्की है, रम है, ब्रांडी है, वोडका है। ऐसे जो आप दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे कि हाईली जो लीड, मर्क्यूरी या सिल्वर, ये हैवी एटम्स होते हैं, या पानी में जो केमिकल्स होते हैं, डिटर्जेंट्स हैं, सोप हैं, साबुन है, सर्फ वगैरह, ये गंध, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये भी इनहिबिटर होती हैं। ये अगर चीज़ें हमारी बॉडी में जाएंगी तो ये चीज़ें गैसेस वगैरह, ये गंध, ये पॉल्यूटन, ये हैवी मेटल्स, ये ड्रग्स, ये चीज़ें, ये गंध जो हैं, केमिकल्स वगैरह, ये अंदर जाके अपने एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके नतीजे में हमारी डेथ हो जाती है अगर एंजाइम काम नहीं करेगा तो ये क्या है, ये सारे आर्टिफिशियल इनहिबिटर हैं, ये भी सिंपल खतरनाक है, इनको भी इनहिबिटर कहेंगे। आगे कंपटीशन विथ सबस्ट्रेट, ये सबसे ज़्यादा कंपटीशन करेगा इनहिबिटर। इट इफ प्रोडक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इट इज रिवर्सेबल इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा टाइप है इनहिबिशन का, इसका नाम है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव से आ रहा है बेटा, ये एक इनहिबिटर होगा, ये मॉलिक्यूल छोटा सा होगा, साइज में थोड़ा सा छोटा होगा ऐसे। अब इसका जो मंजिल है ना, इसकी इस इनहिबिटर की मंजिल एक्टिव साइट नहीं है, इसकी मंजिल एक और साइट है जिसका नाम है एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइज, ये एलोस्टेरिक साइट क्या होती है, अवे साइट होती है। एक्टिव साइट के अपोजिट दूर एक और रीजन होती है, एक और साइट होती है, ग्रूव होता है, डिम्पल होता है, जिसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट का बेटा दूसरा नाम है रेगुलेटरी साइट। रेगुलेटरी साइट होती है ये एंजाइम की, ये वो साइट है जो एंजाइम को रेगुलेट करती है। उसकी जो एक्टिव साइट है ना, अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फूटर मॉडल, वो जो मॉडिफाई होती है ना एक्टिव साइट, उसकी मॉडिफिकेशन करने वाली एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट ही एंजाइम को रेगुलेट करती है काम काज के वगैरह के अंदर। तो ये जो साइट है एलोस्टेरिक साइट, यहाँ पे ये इनहिबिटर अटैच होता है, आके यहाँ अटैच हो जाएगा। तो ये जो इनहिबिटर है, इसकी मंजिल, इसकी डेस्टिनेशन एक्टिव साइट नहीं है, यानी कि इस इनहिबिटर का कंपटीशन सबस्ट्रेट के साथ है ही नहीं। सबस्ट्रेट का कंपटीशन किसके साथ होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के साथ, क्योंकि यहाँ पे दोनों की मंजिल एक्टिव साइट थी, इस इनहिबिटर की मंजिल एक्टिव साइट है ही नहीं, तो सबस्ट्रेट के साथ इसका मुकाबला ही नहीं है। सबस्ट्रेट की मर्जी है, आए ना आए, एक्टिव साइट पे अटैच हो या ना हो। ये अटैच होगा दूसरी साइड पे जहाँ पे सबसे अटैच नहीं होता है, इस दूसरी साइड का नाम है एलोस्टेरिक साइट। अब जैसे ही ये इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो कंपटीशन नहीं करा है सबसे ज्यादा, ये अटैच होगा इस साइड पे, तो ये क्या कर देगा, ये बेटा चेंज कर देगा एंजाइम की शेप को। जैसे ही इनहिबिटर अटैच हो जाएगा तो एंजाइम की शक्ल सारी बिगड़ जाएगी, ये शक्ल को ही बिगाड़ देगा, ये एंजाइम को डीनेचर कर देता है। सबसे ज्यादा खतरनाक जो इनहिबिशन होता है ना बेटा, वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। ये इनहिबिटर ज्यादा खतरनाक है, ये एंजाइम को डीनेचर करता है, एंजाइम की शेप को चेंज कर देगा, मार देता है एंजाइम को हमेशा के लिए। ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये इतना नुकसानकार नहीं है, ये इतना खतरनाक नहीं है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये एंजाइम की शेप वगैरह सब चीज को चेंज कर देता है। आगे हम चलें, तीसरा टाइप है अनकॉम्पिटिटिव। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है, सिंपल है बेटा, ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट अटैच हो चुका है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे। अब हमें इस एंजाइम को रोकना है, सबस्ट्रेट अटैच हो चुका है, अब हम कैसे रोकेंगे। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के जरिए तो हम रोक ही नहीं सकते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर तभी काम आता है जब एक्टिव साइट फ्री हो। अभी एक्टिव साइट फ्री है नहीं, सबस्ट्रेट अटैच बैठा है। अब हमें इस सबस्ट्रेट को रोकना है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में, क्योंकि प्रोडक्ट पहले से हाई है। अब हम यहाँ पे तीसरा इनहिबिशन है, उसका हम मदद लेंगे। तो यहाँ पे एक और इनहिबिटर होता है, छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, जो आएगा और ये आकर अटैच हो जाएगा, घुस जाएगा बीच में।
ये इनहिबिटर घुस जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बीच में, इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ देगा। ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट दोनों मिल गए ना, इसको हम कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये इनहिबिटर जो है अनकॉम्पिटेड इनहिबिटर, ये यहाँ पे अटैच होगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर। एंजाइम सबस्ट्रेट है, इसके सबस्ट्रेट और एंजाइम के बिल्कुल बीच में आ जाएगा, बीच में टांग अड़ा देगा ये, और बॉन्डिंग को कंप्लीट होने ही नहीं देगा, बीच में ये रोक देगा। सबस्ट्रेट अभी मिल रहा था एंजाइम के एक्टिव साइट में, बीच में ये घुस जाएगा यूं, अनकॉम्पिटेड उन दोनों को रोक देगा, सिंपल। तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, कंट्रोल ऐसे हो जाएगी, सिंपल। तो इसकी भी इंपॉर्टेंस है, ये भी प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है, ये भी यूजफुल है, ये भी यूजफुल है, और ये हार्मफुल होता है। अगर कोई एंजाइम काम नहीं कर रहा है, खराब है, डीनेचर है, गंदे प्रोटीन का बना हुआ है, तो आपका सेल कौन सा इनहिबिशन यूज करेगा, नॉन कॉम्पिटिटिव। क्लियर है बात ये? अच्छा जी, तो ये सारी चीजें थी आपकी इनहिबिशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा इनहिबिशन का रोल क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? बेटा इनहिबिशन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इनहिबिशन या इसी प्रोसेस के जरिए हम डिस्कवरी करते हैं ड्रग्स की। जैसे मिसाल एक जरासीम है, ये जरासीम घुस आया है अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी में जरासीम आ गया है। इस जरासीम को ग्रो कराने वाले कौन होते हैं? एंजाइम होते हैं जरासीम में भी। हमें इन एंजाइमों को रोकना है, तो अपने आप जरासीम रुक जाएगा, वो मर जाएगा, सिंपल। तो इस एंजाइम को रोकने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, इस जरासीम के ऊपर अलग अलग केमिकल, अलग अलग ड्रग्स बना के, एंटीबॉडी बना के छोड़ते हैं इन जरासीम के एंजाइम के ऊपर। अगर ये ड्रग्स है, मिसाल हमने एक ड्रग्स बनाई है जो इस जरासीम की ग्रोथ को रोक रही है, उसके एंजाइम को इनहिबिट कर रही है, तो इस चीज को, इस इनहिबिटर को क्या कहेंगे? ड्रग्स कहेंगे, दवाई कहेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ ड्रग हो रही है, दवाइयाँ जो बन रही हैं, वो दवाइयाँ सारी इनहिबिशन के जरिए बनती हैं, दवाइयाँ सारी ये इनहिबिटर होती हैं। आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, पेनिसिलिन मिसाल खा रहे हैं, या आप सेफिम दवाई पी रहे हैं, तो सेफिम दवाई क्या है? जो बैक्टीरिया होता है जो हमें बीमारी कराता है, उस बैक्टीरिया के जरासीम जो होते हैं, उस बैक्टीरिया जो उसमें जो एंजाइम होते हैं उसको ये रोकती है, ये इनहिबिटर होते हैं सारे। इसके जरिए डिस्कवरी ऑफ ड्रग्स होती है, और ये फीडबैक सिस्टम का भी पार्ट है। ये सारी इसकी इंपॉर्टेंस है, ये कंट्रोल मैकेनिज्म का हिस्सा है सारा।